अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सियासत.pk। आज का कुछ वायरल कंटेंट और उन पर सोशल मीडिया का तज्जिया लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। सबसे पहले हम चलते हैं ट्विटर की तरफ, जिसे पाकिस्तान में आज ब्लॉक हुए हुए छठा दिन है। लेकिन हमारे जो शेमलेस आईटी के मिनिस्टर हैं उमर सैफ, वो अभी भी वीपीएन इस्तेमाल करके ट्वीट्स करते फिर रहे हैं। अपनी तस्वीरें तो उन्होंने लगाना बंद कर दी हैं, लेकिन मज़ाक़ा खेज किस्म की जो है ना ट्वीट्स कर रहे हैं। आज उनको किसी ने स्पैम भेज दिया, और फिर स्पैम भेजने के फौरन बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है ना पीटीआई के जो डिजिटल के हेड हैं जबरान इलियास साहब, उनको उनके ऊपर उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया और ट्विटर को शिकायत लगा रहे हैं कि इस बंदे ने मुझे ना ये स्पैमिंग लिंक भेज दिया और मेरा ना ये अकाउंट चोरी करने की कोशिश कर रहा है। आप अंदाज़ा करें, ये हमारे आईटी के मिनिस्टर हैं जो कहते हैं कि मैं हमने इन्होंने पाकिस्तान में अपेरेंटली जो है ना इनकलाब बर्पा कर दिया आईटी में ऑलरेडी पिछले चंद माह के अंदर। ये बातें करते हैं और इनकी हरकतें चेक करें आप। ये इन्होंने ट्विटर को शिकायत भेजी हुई है। अच्छा जी, अगली खबर की तरफ चलते हैं। आज सारा दिन पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया में यही डिस्कस होता रहा कि किसी तरीके से इमरान खान को पाकिस्तान का गद्दार साबित किया जाए। वो क्यों? क्योंकि आईएमएफ को खान साहब ने लेटर लिखने का फैसला किया है, जिसमें उन्होंने दरख्वास्त करनी है कि जी आप पाकिस्तान के जो इलेक्शन हुए हैं इनको इनका पहले ऑडिट करवाया जाए मुआहदा करने से पहले। ठीक है। अब आप अंदाज़ा करें कि ऑब्वियसली पाकिस्तान में आपके सामने है जो हमारे चीफ जस्टिस साहब हैं, वो किस तरीके से पीटीआई के लोगों को ट्रीट कर रहे हैं, जिस तरीके से खुलेआम धांधली हुई है उसके ऊपर उन्होंने खामोशी इख्तियार करके रखी हुई है, कोई बात नहीं कर रहे हैं उसके ऊपर। तो अब हमारे जो इदारे हैं वो सारे कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, ये तो हम सबको नज़र आ रहा है, बड़ी ऑब्वियस सी चीज़ है। अब इस बारे में नजम सेठी साहब, जो कि जिनको वो जो कि इस्टेब्लिशमेंट के ही जिनको एक तज्जिया निगार के तौर पर देखा जाता है, वो कहते हैं आलमी मीडिया में तज्जिए हो रहे हैं कि अगर इन्हें आईएमएफ से पैसे मिले तो वो ज़ाया हो जाएंगे। इस हवाले से ये क्लिप देखिए। तज्जिए हो रहे हैं इंटरनेशनल मीडिया में कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी होगी कि नहीं होगी, और ज़्यादातर जो तज्जिए हो रहे हैं वो यही हो रहे हैं कि ये जो हुकूमत बनने जा रही है ये बड़ी कमज़ोर हुकूमत होगी, बहुत मुश्किल फ़ैसले करने हैं इनके अंदर इतनी जान नहीं है कि इतने मुश्किल फ़ैसले कर सकें, इतनी पोजीशन होगी कोई इनको चलने नहीं देगी, और इनके दरमियान भी झगड़े होंगे और इनके और एस्टेब्लिशमेंट के झगड़े भी शुरू हो जाएंगे। तो इस सूरत में हाल में कि अगर आईएमएफ इनको को पैसे देता है तो वो तो ज़ाया हो जाएंगे, और ये किसी सूरत में भी आईएमएफ का प्रोग्राम पूरा नहीं कर सकेंगे जी। इसलिए ये कहा जा रहा है कि आप अभी पैसे रोक लें। अच्छा जी, बाकी जितने भी तज्जिया निगार हैं ना, जिस साइड से आप कह लें, अभी आपने सुन लिया है नजम सेठी साहब ने क्या किया, उसके बाद हबीब अकरम साहब भी यही कहते हैं कि ये जो सेटअप है ना ये ज़्यादा देर चल ही नहीं सकता है, क्योंकि इसके अंदर जान ही नहीं है। जिस तरीके से इन्होंने वोटों को चोरी करके ये ताकत में आए हैं, इसका चलना तकरीबन नामुमकिन है। तवक्को नहीं है कि हुकूमत बनेगी तो मसले हल होना शुरू हो जाएंगे। उसकी वजह यह है कि ये जो हुकूमत होगी इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और एमक्यूएम की हासिल करदा नशिस्तों के ऊपर ही तो बुनियादी एतराज़ है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर एक सियासी हलचल मची हुई है। जब इतनी नशिस्तों की तादाद, इतनी बड़ी तादाद के ऊपर सवालिया निशान हो, तो मेरा नहीं ख्याल कि उनकी बुनियाद पर बनने वाली कोई भी हुकूमत मुस्तहकम हो सकती है या उसकी कोई अखलाकी साख बाकी रहेगी। तो इसलिए मैं तो नहीं देखता कि ये हुकूमत जो है वो किसी भी सूरत आगे डिलीवर कर सकती है। हाँ, ये एक अरेंजमेंट हो सकता है वक्ती तौर पे, लेकिन जो मामलात को पेचीदा करने के सिवा और कुछ नहीं करेगा। बिलाल साहब, ये आपने राय सुनी हबीब साहब की वाक़ईतन। अच्छा जी, उसके बाद आज एक बड़े अरसे के बाद चौधरी निसार साहब मंजर आम पर आए और फिर हर एक गैर जानिबदार शख्स की तरह उन्होंने भी जो है ना ये जो जिस तरीके से ज़बरदस्ती हमारे ऊपर इन लोगों को मुसल्लत किया जा रहा है, उसके ऊपर उन्होंने खुल के इस चीज़ के ऊपर क्रिटिसिज्म किया कि ये उनकी स्पीच सुनिएगा। भाइयों, कोई घबराने की तो दूर दराज तक बात नहीं है, मायूस होने की बिल्कुल बात नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला का करम है, कुछ नहीं बदला, कुछ नहीं बदला। किसी के बाप की ये जुर्रत नहीं है कि किसी ज्यादती करें इंशाल्लाह। पिछली दफा मैं एमएनए नहीं था क्योंकि मैं पीटीआई में शामिल होने के लिए तैयार नहीं था। इस दफा मैं नून लीग में शामिल होने के लिए तैयार नहीं था, मगर मैं इस वक्त आपको इतना कहता हूं कि मैं सियासत सर ऊपर करना, मैं किसी नौकरी नहीं करता। मैं नौकरी ना पीटीआई की करता हूं, न नून लीग की करता हूं और न किसी फौजी की करता हूं। मैंने इज्जत से सियासत करता हूं। इस वक्त इज्जत की सियासत नहीं थी,
अगर इधर की सियासत होती तो मुझे बताएं, जो बदतरीन शख्स जिनको वोट या नहीं मिले वो मुबारके ले रहे होते, और क्या उनको लोग मुबारके दे रहे होते? बेशरम वो हैं जिन्हें पता है हम हार गए, वो मुबारके ले रहे हैं, वो बेशरम है या उनको मुबारक देने वाले बेशरम है? आप और मैं उन बेशरमों में नहीं है। इंशाअल्लाह हम अपने मकाम पे खड़े होने वाले लोग हैं और इन गीदड़ भपकियों से डरने वाले भी नहीं हैं। खामोश इसलिए हूं कि मुल्क शदीद खतरात में है, इतने बड़े खतरात में है जिसका अंदाजा नहीं लगा सकते। मेंबर सियाल उन्होंने कहा हमने ठेका उठा लिया है मुल्क को बचाने का। हाँ, हमने ठेका उठा लिया है, क्योंकि ये मुल्क है तो हम सब हैं। आपने मलाह बनाया तो मैंने इस कश्ती को पार लगाना है, मगर मुल्क को बचाना है। जो और लोगों की जिम्मेदारी है वो मुल्क बचा रहे हैं 2 नंबर लोगों को मेंबर जबरदस्ती बना के। इसका जवाब वो रोज़े महशर अल्लाह ताला के सामने देंगे, मगर दुनिया में देंगे, ये भी देख लेना। मेरी बात याद रखना, दुनिया में भी होगा हिसाब। और बहुत सी बातें नहीं करता क्योंकि मैं पाकिस्तान की मुश्किलात में इजाफा नहीं करना चाहता, मगर जब इस किस्म की वक्त आती है तो मैं रहनुमाई कलाम पाक से लेता हूं। आपको शर्मिंदगी की क्या जरूरत है? शर्मिंदा वो लोग हैं जिनके दफ्तरों से शराब निकलती है, मंशियात निकलती हैं, गैर मुल्की असला निकलता है और फिर वो मुबारके ले रहे हैं। उनको बनाने वाले शर्मिंदा हो, वो बनने वाले शर्मिंदा हो जिनको चंद पोलिंग स्टेशन ज्यादा जीत नहीं हुई और वो छाती खोल के बैठे हैं कि मैं MP और MLA। मुश्किल सूरत, अगर मुल्क की ये मुश्किल सूरत हाल ना होती तो मैं बोल पड़ता, मगर मेरे बोलने से कोई मुल्क की मुश्किलात में इजाफा होगा, कमी नहीं होगी। तो मैं क्यों बोलूं? क्योंकि ये मुल्क है तो हम सब हैं। आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई मिसाल हो सकती है? तो उन पे हक और नाहक का जब फैसला करने का वक्त आया तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने खून का नजराना पेश कर दिया, नाहक का साथ नहीं दिया। हम उनकी पांव की खाक के बराबर भी नहीं है, मगर उनकी सुन्नत पे चलना तो कोशिश कर सकते हैं ना। बिल्कुल। मैं अल्लाह के कलाम और आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुर्बानी दी इस इस्लाम की खातिर और हक की खातिर, मैं उसकी खातिर अपने मकाम पे खड़ा हूं और चोरों, डकैतों, कब्जा ग्रुपों का मुकाबला करूंगा इंशाअल्लाह। मैं आखिरी दम तक मुकाबला करूंगा, मगर मेरी एक मजबूरी है कि मैंने मुल्क की इज्जत का इसका तहफ़्फ़ुज़ करना है। तो हक का रास्ता हमेशा सच का रास्ता होता है। सच का रास्ता में अल्लाह ताला की बरकत होती है। शायद अल्लाह ताला हमारे सारे गुनाह माफ हो जाएं सही रास्ते पे चलने के। तो मेरे भाइयों, ये सिर्फ सियासत नहीं है, ये हक सच का रास्ता है और मैंने इस पर कायम रहना है। मुश्किल तरीन हालात आने वाले हैं। आज मैंने बताया, मैं कोई लंबी बात नहीं करना चाह रहा, तनकीद भी नहीं करना चाहता। मैंने कितनी दफा मियां शबाज सिंह को पीछे खींच के रोका कि जरदारी के खिलाफ इतने सख्त बयान ना दो जो कल खाने पड़े। मुझे याद है कभी तकरीर करते मैंने किसी कमीज से खींचा, ये कह रहा था उसके पेट से निकालूंगा, मैं उसको सड़कों में घसीटूंगा। आज उसी शख्स को सदर बना रहे हैं यार। आप और मैं इस गुनाह में शामिल नहीं है, आप और मैं इस गुनाह में शामिल नहीं है। ये हुकूमत कितने देर चलती है मालूम नहीं, मगर कैसे सहारों पे ये हुकूमत चलती है ये भी देख लें। तो पिंडी के कमिश्नर ने कहा कि 60-70 हजार लोग को जो इलेक्शन हारे उनको हमने जिता दिया। उसका जमीर तो बोल रहा, बाकी को भी बोलेगा इंशाअल्लाह। बिल आखिर फतह हक की होती है। निखटुओं को कुछ नहीं होना, मेरी गल याद रखे। इन्हें मुबारक लैंड दो, इसको बाद इसी तरह जुतियां पहनेंगे इंशाअल्लाह। हमने पीछे मुड़ के नहीं देखना, आगे देखना है और इंशाअल्लाह ताला फतह मुबीन का इंतजार करना है।
बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, इसी हवाले से जावेद हाशमी साहब ने अपने ट्विटर पर एक क्लिप अपलोड की है जिसमें वो कहते हैं कि ये जो इस्टेब्लिशमेंट है ना इस वक्त की, ये पाकिस्तान के साथ जब जैसे ही पाकिस्तान बना था, इनका जो ये एक इसको उन्होंने एक कैंसर का नाम दिया है। कहते हैं ये पाकिस्तान को उस वक्त से ये कैंसर लाक हो गया है। और फिर उसके बाद वो मिसाल देते हैं कि किस तरीके से जितने भी आर्मी चीफ आए हैं पाकिस्तान की, अगर हिस्टोरिकली आप उठा के देखें, जैसे ही उनकी टर्म खत्म होती है वो मुल्क से भाग जाते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी जो बीमारी है इस मुल्क को, जब मुल्क बनते ही ये बीमारी लग गई, ये कैंसर लग गया एस्टेब्लिशमेंट का। चाहे बता तलाश करें किसी कमांडर इन चीफ को जो मुल्क के अंदर मिले आपको, साहब का कमांडर इन चीफ को। जब ये हालात है, जब मुल्क का कमांडर इन चीफ मुल्क में नहीं बैठता रिटायर होने के बाद, उसको मैंने सजा देनी है। मेरी किस्मत में तो जो भी बैठा होगा वो मुझे सजा ही देगा, क्योंकि उसके पास देने को और कुछ है नहीं, जजा देने का वो उसके पास नहीं है। बीमारी यही है कि सजा देगा, दे दे। लेकिन मैं आपसे याद कर रहा हूँ कि ये इतना अजीम दिन हमारे दिन में मुल्क के अंदर आया था 8 फरवरी का। हमने उस अजीम दिन को भी ब्लैक डे बना दिया है। ब्लैक डे है 8 फरवरी। क्या क्या सूरत हालात हो रही है। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये लोग यहाँ पर पाकिस्तान में सिर्फ लूट मार के लिए आते हैं? अगर ब्रिगेडियर के अकाउंट में जाली अकाउंटों से करोड़ों रुपए आ रहे हैं, तो आप इमेजिन करें जो सबसे ऊपर टॉप के ऊपर बंदा बैठा हुआ होता है वो कितने पैसे बना रहा होगा। ये एक शाहिद असलम साहब का एक क्लिप है, ये सर्कुलेट कर रहा है सोशल मीडिया पे, ये देखिएगा। अंदाजा करें कि एक सीनियर मिलिट्री ऑफिशियल जो कि ब्रिगेडियर रैंक का है, जिसके अकाउंट में जाली अकाउंट से बराह रास्त पैसे आ रहे हैं, करोड़ों रुपया आ रहे हैं, जो जरदारी साहब के आगे लोगों ने वसूल किया, इसके तमाम शवाहिद जीआईटी ने अपनी रिपोर्ट के साथ लगाए। उस बंदे की ना सिर्फ मेजर जनरल प्रमोशन हुई, लेफ्टिनेंट जनरल प्रमोशन हुई, बल्कि वो आर्मी चीफ बनने की दौड़ में भी शामिल हो गया। और किसी जगह पे जाके ये चीज पॉइंट आउट नहीं हुई। जेआईटी जो बनी जाली अकाउंट्स केस की 2018 में, उन्होंने अपनी तफ्तीश मुकम्मल करके रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सबमिट कर दी। लेकिन वहां पे आल्दो के एक आईएसआई के ब्रिगेडियर साहब भी मौजूद थे। लेकिन मैं आज तक हैरान हूं कि ये पॉइंट, ये इतना बड़ा जो मामला था जाली अकाउंट से पैसे वसूल करने का, ये क्यों किसी जगह पे जो है वो रिपोर्ट ना हुआ। क्योंकि एक आमतौर पे जो सिविल ब्यूरोक्रेट्स हैं, इनकी प्रमोशन में भी जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट जाती हैं, इंटेलिजेंस एजेंसियों का इनपुट जाता है, तब जाके क्लैरिटी होती है, जब जाके क्लियरेंस होती है किसी की प्रमोशन में। लेकिन दूसरी तरफ एक ब्रिगेडियर साहब हैं जो बराह रास्त जाली अकाउंट से पैसे वसूल कर रहे हैं जरदारी साहब के साथ, वो बड़े आराम से जो है वो ब्रिगेडियर से मेजर जनरल बन जाते हैं, मेजर जनरल बनने के बाद लेफ्टिनेंट जनरल भी बन जाते हैं, फिर कोर कमांडर भी लग जाते हैं, और आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के प्रोसेस में भी या उस समरी में भी उनका नाम चला जाता है। अच्छा जी, आज के ये एक पीएसएल के मैच में मुल्तान में आईजी पंजाब साहब जो है ना वो ग्राउंड के अंदर आते हैं। अब आप देखें कि ग्राउंड में लोग जो है ना उनका इस्तकबाल किस तरीके से करते हैं। जैसा हम सबको पता है कि ये जो पिछली हुकूमत गुजर के गई है शहबाज शरीफ की, मरियम औरंगज़ेब ने इन पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया को 10 अरब रुपए खिलाया है। और ये सारी चीज़ें जो है ना, और ये हमारे टैक्सेस के पैसे थे, हम ये सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है। अब होता क्या है जी, अब आपके सामने इस मुल्क में कितनी जुल्म फस्तायत हुई है पिछले 2 साल के अंदर। ये जितने भी मेन स्ट्रीम के ऊपर बैठे हुए लोग हैं वो उसके ऊपर रत्ती भर सवाल नहीं उठाते हैं। तकरीबन 20,000 लोगों को इन्होंने जेलों में बंद किया, कोई इसके ऊपर बात नहीं करता है। अब होता है क्या है कि कोई उनको छोटी सी चीज मिल जाती है ना इमरान खान के बारे में, उसको एक वो पहाड़ बनाने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, इस हवाले से मरवत साहब का ये जो एक क्लिप है ना सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हुआ है, तो ये बड़ा ही जबरदस्त किस्म का जो है ना उन्होंने एंकर को चुप करवा दिए, जब वो इस एक छोटी सी बात को जब एक बहुत बड़ा पहाड़ बनाने की कोशिश कर रही है। मुझे तो आपकी इंटरव्यू से अंदाजा हो रहा है कि बिल्कुल आपके मुंह में बिल्कुल पटवारन की जबान है। सर, आप ये कह रहे हैं हमें नहीं, आप ये कह रहे हैं नहीं, आप किस तरह के सवालात और इल्जामात लगा रही हैं कि हमें वोट कब मिले। आपने ख्वाब में देखा है कि हमें वोट कब मिले? कभी आप इलेक्शन कमीशन आई है, देखा है आपने कि हमारे फार्म 45 जो है वो क्या कहानी बता रहे हैं। मैं आपको ये गुजारिश कर रहा हूं
कि जिस मुल्क में लोगों के घरों में, आम शहरी के घरों में पुलिस बिला वारंट के घुसे, चादर चारदीवारी का तकद्दुस उस पामाल हो, बुनियादी इंसानी आजादी बार बार पामाल हो, जिस मुल्क में लोगों के कारोबार सियासी वजूहात पे बंद हो, जहां पे पार्लियामेंटेरियन अगवा हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस पे मजबूर हो, ये सब कबूल है, लेकिन कर्जा हाथ से न जाए। ये अजीब सी मंतक है। जो हमें खुददारी चाहिए, हमें सेल्फ स्टीम चाहिए, और हमने ये तो नहीं कहा है कि मुल्क को डिफॉल्ट करें। इतना सा मुतालबा रखा है कि बेशक कर्जा दे, लेकिन इससे पहले इलेक्शन ऑडिट करे। अगर कोई कहता है कि वो मैंडेट चोर नहीं है, तो उनको इस पर इतराज ही नहीं होना चाहिए। सिंपल सी बात है, आप उसको डिफॉल्ट समझ रही है। डिफॉल्ट तो तब होगा कि जो लोग ये नहीं चाहते हैं कि मुल्क में कानून की हुक्मरानी हो या मैंडेट की ऑडिट ना हो, ऑडिट कर ले, बेशक IMF कर ले, जिस पे रेफरनील या जिस तरीके कार से करते हैं कर ले, दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आ जाएगा। तो ये है, मैं गुजारिश करूं आपसे, आप अपने सवालात को फिर आराम से बाद में देख लें कि आपके सवालात से मुझे तासुब की बू आई। मैं रोजाना 10-10, 8-8 इंटरव्यू देता हूं। काइंडली आप जरा अपने सवालात की नौइयत पे जरा गौर कर ले। मुझे क्यों इस तरह फेल हुआ कि मुझे आपको ये कहना पड़ा। आपके सवालात काफी ऑफेंसिव हैं। नंबर 1, आपको ये हक नहीं है कि आप सवाल जिस अंदाज में करना चाहें कर सकती हैं। अगर आप जिस अंदाज में सवाल करेंगी, फिर जवाब देना जिस अंदाज में, वो मेरा हक है। लिहाजा खातून है, मैं एहतराम करता हूं, लेकिन हमेशा से हमारी ये कोशिश होती है, हम ऑलरेडी पिसे हुए लोग हैं, जुल्म और जबर के शिकारी हैं, ऊपर से आप हमारा मजाक भी उड़ा रही है, तो ये तो गवारा नहीं हो सकता है। जो जहां तक आपका सवाल है जो आपने अभी किया, हम किसी भी पॉजिटिव लेजिस्लेशन की तायीद करेंगे। पाकिस्तानियों की कानून साजी उनके फायदे के लिए, ये बुनियादी हमारा काम है। इस पे हम कोई रुकावट हुकूमत को नहीं डालेंगे, लेकिन जहां पे ये वसाइल का इस्तेमाल करेंगे तो एक एक नवाला जो है वो कौम को इंसाफ देंगे। इस पे हम इनको मजबूर करेंगे। अच्छा जी, जब से खान साहब को रिमूव किया गया है, उस वक्त से खान साहब को मारने की बातें आप लोग सुनते आए होंगे, मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर भी, और फिर इशारों किनारों के अंदर भी बातें, फिर उसके बाद उनके ऊपर गोलियां भी चल गई हैं ना। अब इससे बड़ी बात क्या होगी। अब ये जावेद चौधरी जो है ना, ये भी इसी तरीके से ना इशारों किनारों में जो है ना इस्टेब्लिशमेंट से बात कर रहे होते हैं अपने प्रोग्राम के जरिए। अब इस प्रोग्राम में कहते हैं कि जी इमरान खान जब तक मरेगा नहीं ना, उस वक्त तक ये पीछे नहीं हटेगा। अब ये किसको बात सुना रहे हैं, आप एक क्लिप सुन के बताइएगा मुझे भी। साहब फास्ट बॉलर है, तो आप फास्ट बॉलर से ये तवक्को कर रहे होंगे कि वो कोई स्लो बॉल फेंक लेगा या वो अच्छा बैट्समैन हो जाएगा, तो ये मुमकिन नहीं है। इमरान खान साहब का ब्रॉटअप ही ये है कि आपने गेंदें फेंकते रहनी है और बड़ी स्पीड के साथ फेंकनी है। स्टेट के साथ वो टकरा रहे हैं, बल्कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी टकरा रहे हैं और सियासी जमातों के साथ भी टकरा रहे हैं। तो वो मेरा नहीं ख्याल कि मरने तक वो आराम से बैठेंगे। अगर आप तवक्को करेंगे कि उनका कोई दिल बदल जाएगा या वो आपके साथ कंप्रोमाइज कर जाएंगे, जो आपके साथ बैठ जाएंगे, तो इमरान खान साहब बैठने वाले भी नहीं है, कंप्रोमाइज करने वाले भी नहीं है। अच्छा जी, मरियम नवाज साहिबा के हवाले से एनी खालिद की एक जो है ना ट्वीट सर्कुलेट कर रही थी सोशल मीडिया के ऊपर। कहती हैं, आई वंडर व्हाट इट्स लाइक बीइंग द मोस्ट हेटेड वुमन इन द कंट्री। मरियम नवाज शरीफ को आगे से टैग भी करती हैं। तो आई डोंट नो कि मरियम नवाज साहिबा जो हैं ज़बरदस्ती बन तो गई हैं चीफ मिनिस्टर, अब वो किस तरीके से चीज़ों को आगे लेके चलेंगी। अच्छा जी, ये देखें जी, साबिक नाजिम जिनका ताल्लुक नून लीग से है, ऑब्वियसली आपको पता है कि इस दफ़ा तो पीटीआई की हवा चली हुई थी, हर जगह के ऊपर पीटीआई स्वीप कर रही थी। तो जी अब हुआ ये कि ये मैं आपके सामने खबर रख देता हूँ, मुखालिफ पार्टी को वोट देने पर साबिक नाजिम ने सड़क उखाड़ दी। साबिक नाजिम यूनियन कौंसिल का अनोखा इंतकाम। 7 दही आबादियों में 1300 लोग महसूर हैं। शाराए आम नहीं है, आबा अजदाद की ज़मीन है। नून लीग से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक नाजिम का दावा। अब ये वाली जो है ना, अब हुआ ये कि ये अब ये दावा ये कर रहे हैं कि ये अपनी ज़मीन थी, इस वजह से इन्होंने सड़क को ख़त्म किया है। लेकिन ये वाली बात इनको इलेक्शन लड़ने से पहले नहीं आई याद। तो ये पाकिस्तान की सूरत हाल है। अब देखें ना, जिस मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, जिस तरीके से हमारे चीफ जस्टिस साहब चीज़ों को रन कर रहे हैं, तो वहाँ पर इसी तरीके से बदमाशियाँ ही होंगी ना। अच्छा जी, ये डिस्ट्रिक्ट जेल में इमरान रियाज खान साहब की ये जाते हुए एक फुटेज जो है ना,
ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था। अल्लाह इमरान रियाज ख़ान साहब की हिफाजत फरमाए। पहले इनके साथ जितना जुल्म हुआ है अल्लाह ताला उनको उससे बचा के रखे। बहरहाल उनके जो कुछ मैसेजेस हैं वो मैं आप लोगों के सामने रखना चाह रहा था। तो ये कुछ चंद क्लिप्स हैं उनकी कंपाइलेशन की भी है, ये आप देखिएगा। इमरान को कैंप जेल के अंदर लेके जा रहे हैं। यहाँ तो जज होता नहीं, हफ्ते को जज होता है शेखुपुरा में, तो कर लेते हैं। वज़ीर-ए-आला बनाया जा रहा है, उसको ये हथकड़ी की सलामी दी गई है, बस और कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। रास्ता छोड़ दे जाना यार, साथ चलना है ऐसे लाइन में, सही रास्ता छोड़ दो। चली जाओ चलते कोई बात नहीं। पाकिस्तान जिंदाबाद। चलते यार, शहजादी को वज़ीर-ए-आला बनाया जा रहा है, उसको ये हथकड़ी की सलामी दी गई है, बस और कुछ नहीं है। एक और क्लिप सर्कुलेट कर रहा है इमरान रियाज खान साहब के हवाले से, यानी कि ये खातून हैं, कोई ड्रामों में आती हैं। तो ये इमरान रियाज खान साहब का जैसे ही नाम आता है ना, तो ये मुंह ऐसा बनाती हैं जैसे कि इनको उनका सुन के जो है ना उल्टी आती है, लेकिन मुझे तो इनकी शक्ल देख के उल्टी आ रही है। I mean, these are the few people I don't want to even talk about and dignify them with my comments. Please, who bloody cares about him? अच्छा, अगर आपने कहा कि जेल में इंसान सीखता है, तो इमरान रियाज अभी जेल में रहे हैं। Yeah, I'll be very honest with you, Adil. I mean, these are the few people I don't want to even talk about and dignify them with my comments. Please, who bloody cares about him? जो मर्जी करे। आप इनके बारे में बात नहीं करना चाहती? I don't even give a damn. I've never even looked at him.